हिंद बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आज से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो कि पाठ्यक्रम आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, उसके अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ हम लोग अन्य परीक्षाओं के जो सामान्य ज्ञान जागरूकता के प्रश्न आते हैं उन सभी पाठ्यक्रमों को शामिल करते हुए अपनी जीए की क्लास को आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो देश का संविधान होता है। क्योंकि जब भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस या इस तरीके से किसी भी परीक्षा में बैठने जाते हैं तो वहां पर आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से प्रावधान आपके भारतीय संविधान में दिए गए हैं, उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देश के अच्छे नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, तब भी आपके पास भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब भी आप पुलिस बनेंगे और बनने के बाद कोई भी आपके सामने केसेस आएंगे तो आमतौर पर सभी केसेस का जो एक आधार होता है वो आपका होता है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, देश का जो सबसे बड़ा कानून होता है उसे हम लोग कहते हैं भारत का संविधान। यानी कि एक सवाल भी आपको यहां पर मिलता है कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा कानून क्या होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं भारत का संविधान। सवाल दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ऊपर कौन होता है, तो वहां पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वहां पर भी आप भारत का संविधान ही लगाएंगे। ऑप्शंस में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आंसर आपका क्या होगा? भारत का संविधान ही जो है वो सर्वोच्च होता है और देश का सबसे बड़ा कानून होता है। तो अब आप हेडिंग बनाइएगा अपनी कॉपी में, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की हम लोगों को बात करनी है। हेडिंग आपका हो जाएगा भारतीय संविधान, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था। अब इसमें देखिए, ध्यान से समझिएगा ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होता चले। यहां पर देखिए दो शब्द आपको दिए गए हैं, एक दिया गया है संविधान और दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा वर्ड आपके पास है राज्य व्यवस्था, है ना। अब राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटी। और इसको क्या बोला जाएगा? संविधान को, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और पॉलिटी क्या होती है, दो शब्द आपको यहां पर मिल गए हैं। अब एक सवाल आपके मन में यह भी आ सकता है कि आखिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, किस बात का अंतर होता है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो संविधान क्या है? यह एक प्रकार का कानून है, कह सकते हैं यह एक प्रकार का कानून होता है। जबकि यहां पर अगर बात करेंगे राज्य व्यवस्था में, तो ये पूरी व्यवस्था को चलाना होता है, यानी कि राज्य की व्यवस्था। मेरी बात समझ रहे हैं? बोलिए हाँ या ना। राज्य की व्यवस्था। अब पूरे राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमको किस बात की आवश्यकता होती है? किसी न किसी एक कानून की जरूरत पड़ेगी, और वो कानून कौन सा होता है? संविधान होता है। तो संविधान क्या है? अपने आप में एक छोटा है, लेकिन ये क्या है? ये पूरी व्यवस्था है। यानी कि इस तरीके से अगर हम लोग बात कर लें, ये हमारा पूरा भारत है, और इस पूरे भारत को संचालित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बोलिए, हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो इस पूरे भारत को संचालित करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? तो इस संविधान को। यहाँ की पूरी व्यवस्था जो होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? राज्य व्यवस्था, यानी कि राज्य की व्यवस्था, या इसी को बोला जाएगा पॉलिटी। बात क्लियर है? और ये वाला क्या हो जाएगा? यह एक प्रकार का कानून है, मतलब
कि इस पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमें जिस नियम, जिस कानून की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। भाई अपने घर में भी आप देखते हैं कि पूरे घर को अगर चलाना है तो उसके लिए जो बड़े लोग होते हैं कोई न कोई एक नियम बनाए रखते हैं और उस नियम को फॉलो करके ही पूरे घर की व्यवस्था को चलाया जाता है। ठीक उसी तरीके से पूरे राज्य, अब यहां पर देखिए एक शब्द आपको दिया गया है राज्य। राज्य का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ये आपके स्टैंडर्ड से आगे हो जाएगा लेकिन आप जान लीजिए, राज्य का मतलब क्या होता है? एक ऐसा संगठन, ये क्या होता है? एक ऐसा संगठन जो निम्न 4 तत्व होते हैं, जो निम्न 4 तत्वों से बना होता है। कौन कौन से तत्व होंगे? अच्छा, आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है या बिहार भी एक राज्य है? तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस किस बात का होता है कि राज्य जो है वो एक प्रकार का संगठन होता है और इस संगठन में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो पहला जरूरत पड़ता है हमको, भाई कोई भी अगर संगठन होगा तो उसके लिए हमें भूभाग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? इसके अलावा भूभाग हमारे पास हो गया तो यहां पर लोगों को रहना भी जरूरी होगा, मीन्स जनसंख्या हो गई। तीसरा हो गया कि इसके लिए हमको एक सरकार की जरूरत पड़ेगी या नहीं। और चौथा क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का नाम आपने नहीं सुना होगा अभी तक फिलहाल में। अब संप्रभुता क्या? भूभाग का मतलब समझ रहे हैं? लैंड होना चाहिए, इसके अलावा पॉपुलेशन होना चाहिए, इसके अलावा एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और फिर इसके बाद होता है एक संप्रभुता होनी चाहिए। तो ये 4 तत्व अगर किसी भी संगठन में हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट क्या होगा? तो आंसर आप क्या लगाएंगे? संप्रभुता को, है ना? याद रहेगा ना? अब संप्रभुता को आप यहां पर जरा देखिए, संप्रभुता ही क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या एलिमेंट आप लिखेंगे किसके लिए? तो स्टेट के लिए। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो आंसर क्या लगाएंगे? संप्रभुता होगा। ये बात पक्का? अब इसके बाद इस संप्रभुता का भी कोई मतलब होगा, है ना? जैसे भूभाग का मतलब क्या हो गया? जमीन हो गया। सरकार का मतलब है कि सरकार के द्वारा चीजों को संचालित किया जाएगा। इसके अलावा जनसंख्या का मतलब लोग वहां पर रहने चाहिए। तो अब संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता के मतलब की अगर हम लोग बात करेंगे तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है? ये आपको सवाल के रूप में मिल सकता है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं सर्वोच्च सत्ता। सर्वोच्च सत्ता, या इसी को बोला जाएगा क्या? सुप्रीम पावर किसके पास होगी? तो सुप्रीम पावर जिसके पास होगी वही क्या होगा? राज्य होगा। बात क्लियर? सुप्रीम पावर का मतलब घर में अगर अंतिम अथॉरिटी जिसके पास होगी, कोई नियम बनाना है तो अंतिम रूप से दादाजी या पिताजी काम करते हैं। तो सुप्रीम कौन होगा? संप्रभु कौन होगा? तो वही लोग होंगे जो जिसके पास सर्वोच्च सत्ता होगी। तो सर्वोच्च सत्ता जिसके पास होगी वही क्या होगा? राज्य कहलाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च सत्ता भी ना 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक को हम लोग कहते हैं आंतरिक सत्ता और दूसरे को कहते हैं बाह्य, यानी कि बाहरी और आंतरिक। आंतरिक सत्ता का मतलब क्या है कि अगर राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को कोई फॉलो न करे तब इसको दंडित करने की शक्ति होती है। दंडित करने की शक्ति हो तो उसी को क्या बोला जाएगा? आंतरिक सर्वोच्च सत्ता या आंतरिक संप्रभुता। और बाह्य का मतलब क्या है? कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्लियर? बाहरी हस्तक्षेप का मतलब क्या है?
जैसे हम अपने देश के लिए कोई कानून बनाएं तो अमेरिका उसमें आकर के दखल देने लगे, तो ये बात ठीक नहीं है। माने कि ये हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि हर एक देश के लिए जरूरी होता है। बात क्लियर है ना? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता के दो अलग अलग प्रकार हो गए। बात क्लियर हुई एकदम। अब आपको बताना है कि स्टेट कौन कौन होगा, स्टेट कौन कौन सा होगा। मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, आपको वो है या नहीं है ये बताना है। जैसे यूपी स्टेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो संप्रभुता वाली पावर है ये किसके पास है? भारत के पास है। तो भारत के जितने भी स्टेट अभी तक आप सुनते आए हैं वो सभी क्या है? भारतीय राज्य की अलग अलग इकाइयां हैं। बात क्लियर? बिहार राज्य है कि नहीं? नहीं, क्योंकि संप्रभुता उसके पास। एमपी राज्य है कि नहीं? क्योंकि उसके पास संप्रभुता। सब कुछ है, सब कुछ है। यहां पर देखेंगे तो ये सारे हैं, लेकिन संप्रभुता, संप्रभुता किसके पास है? भारत के पास। तो भारत एक संघ है, भारत एक राज्य है और उसकी ये अलग अलग केवल इकाइयां होती हैं, केवल ये अलग अलग यूनिट होते हैं। जैसे घर में आप देखते हैं तो दादाजी तो सर्वोच्च सत्ता हो गई उनके पास। हम लोग क्या करते हैं कि हम भी कुछ न कुछ डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब सर्वोच्च हो गए, है ना? तो उनके द्वारा जो नियम बनाए गए उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? तो इसलिए जितने भी यहां पर आपने देखे हैं ये सभी क्या होंगे? स्टेट नहीं होंगे। अमेरिका है स्टेट? बोलिए हाँ या ना। अमेरिका के पास है सर्वोच्च सत्ता, उसके पास है सरकार, है भूभाग, है सब कुछ उसके पास है। बिहार है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं है, है ना? सर्वोच्च सत्ता नहीं है, संप्रभुता। अब जितनी इकाइयां हैं, लद्दाख है, लद्दाख स्टेट है कि नहीं? नहीं है। जम्मू कश्मीर है कि नहीं? नहीं है। अब समझ गए ना? स्टेट कौन होगा कौन नहीं होगा ये बात कंफर्म हो गई। क्लियर? जैसे नेपाल है कि नहीं? है, चूंकि इसके पास क्या है? तिब्बत है कि नहीं? तिब्बत नहीं है, क्योंकि इसकी सर्वोच्च सत्ता किसके पास चली गई? चाइना के पास चली गई। अब इसके बारे में कोई डिसीजन बनाना होगा, कौन बनाता है? चाइना बनाता है। तो सर्वोच्च सत्ता इसके पास नहीं रह गई। तो यहां पर आपको पहला पॉइंट ये समझना था, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है? तो पूरे देश की व्यवस्था को बनाना या राज्य की व्यवस्था को बनाना। अब राज्य की व्यवस्था को बनाने के लिए हमको जिस कानून की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। अब राज्य का मतलब क्या हो गया? ऐसा कोई संगठन जिसके पास जनसंख्या हो, भूभाग हो, सरकार हो और संप्रभुता हो, जिसमें से संप्रभुता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सर्वोच्च सत्ता कौन होता है? तो वो होता है आपका संप्रभुता, यानी कि सॉवरेंटी इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलें अब आगे। अगला पॉइंट आपको जो शब्द दिया गया है यहां पर है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन या इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? संविधान। अब यहां पर आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लिखा गया है इसमें से एक शब्द आपको निकल करके सामने आएगा, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूरे। कॉन्स्टिट्यूरे ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है ये कॉन्स्टिट्यूरे। अब इसमें से आपको ये बताना है कि यह, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रलेख या दस्तावेज। बात क्लियर हो रही है? प्रलेख या दस्तावेज मतलब अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा एक दस्तावेज जो कि राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है, कह सकते हैं। अब ये जो लेख या दस्तावेज हैं
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देश का सर्वोच्च कानून बोला जाता है। देश का सर्वोच्च कानून बोला जाता है और इसी के जरिए जितने अन्य कानून होते हैं उन सभी को शुरू करने का काम कहां से किया जाता है, तो हमारे देश के संविधान से ही किया जाता है। बात क्लियर है। इससे क्या होता है कि हमारे देश के जो नागरिक होते हैं, नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य दिए जाते हैं। नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य दिए जाते हैं। अब यहां पर आपके लिए दो नए शब्द हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपके लिए नागरिक, दूसरा है आपके लिए अधिकार और कर्तव्य। नागरिक का मतलब क्या होता है? नागरिक का मतलब देखिए, अब यहां पर ना जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं उन सब में डिफरेंस हो जाता है। यहां पर जो निवास करने वाले लोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होंगे? एक को हम लोग कहते हैं व्यक्ति, या इसी को हम लोग कहते हैं विदेशी। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। बात क्लियर? एक को कहेंगे पीपल, दूसरे को कहेंगे सिटीजन। तो सिटीजन का मतलब क्या हो गया? नागरिक का मतलब यह है कि उसके पास देश की जितनी भी पॉलिटिकल राइट्स हैं उन सभी को यूज करने का अधिकार हो। जैसे इनके पास इलेक्शन का अधिकार होगा। कोई अमेरिका से घूमने आया तो सोचा कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ते चलें, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा? हमारे देश का नागरिक होना जरूरी होता है। तो ये अधिकार और कर्तव्य किसको दिए जाएंगे? सबको नहीं दे सकते हैं ना। किसको देंगे? तो केवल नागरिकों को देंगे। तो यहां पर एक शब्द, अभी हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। नागरिक का मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास उस देश में रहना और उस देश के अधिकारों और कर्तव्यों का यूज किया जाए, उसको फॉलो किया जाए। अब यहां पर दो शब्द आपके लिए अलग अलग और हैं। एक को हमने क्या कहा है? अधिकार। दूसरे को हमने क्या कहा है? कर्तव्य कहा है। अब यहां पर देखिए, किसी को अगर आप अपना मानते हैं तभी आप उसके ऊपर अधिकार जता सकते हैं, और उससे अगर कोई कर्तव्य, उससे कुछ अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे लिए ऐसा ये कर दे, तो भी क्या होता है? वो उसको आप अपना ही मानते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य अगर हम लोग दोनों की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा मिलेगा? केवल नागरिकों को मिलेगा, सबको नहीं मिल सकता है। ये बात समझ रहे हैं ना? तो अधिकार का मतलब क्या है? ये हमारा अधिकार है। आप कहते हैं ना कि ये मेरा अधिकार है। जैसे घर से पैसा मंगवाना, ये आपका अधिकार होता है, आप अधिकार जता के लेते हैं। अब अधिकार की डेफिनेशन अगर बतानी हो तो हमारी ऐसी मांग जो कि हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आवश्यक हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अधिकार कहेंगे। और इसी का जब प्रोविजन हमारे संविधान में होने लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। नाम सुने हैं? फंडामेंटल राइट कहा जाता है, मूल अधिकार कहा जाता है। यही जब कोई ऐसा अधिकार किसी मनुष्य को मनुष्य होने के नाते मिलने लगे तो उसी को क्या कहते हैं? मानवाधिकार। क्लियर है ना? तो अधिकार का मतलब क्या हो गया? ऐसी कोई मांग, ऐसी कोई जरूरत जो किसी के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो, तो उसे ही क्या कहा जाएगा? अधिकार कहा जाएगा। और कर्तव्य का, अच्छा, अधिकार में क्या होता है कि अगर इसका पालन नहीं किया जा रहा है तो हम न्यायालय में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। जबकि कर्तव्यों की अगर बात करेंगे तो इसका पालन अगर न भी हो रहा हो तो भी हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। बात कंफर्म? तो यहां पर एक मेन डिफरेंस होता है बिटवीन राइट एंड इसके लिए, कर्तव्य के लिए, ड्यूटी के लिए। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? किस बात का? तो अगर अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, और कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे घर से पैसा मंगवाना क्या है? ये आपका राइट है, आप घर पे फोन कर देते हैं। लेकिन अब दूसरा कि माँ बाप के पैर छूना क्या है? ये आपका कर्तव्य है। लेकिन अगर आप नहीं छूते हैं तो कोई सजा मिलती है?
कोई पनिशमेंट तो होता नहीं। लेकिन अगर पैसा ना आए टाइम से तो वो क्या हो जाता है, माँ बाप के लिए पनिशेबल हो जाता है। आप तांडव करना शुरू करते हैं, पैसा नहीं आया कैसे चलेगा, है ना। तो वो एग्जाम्पल्स केवल ये समझने के लिए हैं। अब ये अधिकार कर्तव्य होगा, नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य भी दिए जाते हैं किसके द्वारा, तो देश के सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। बात क्लियर है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, शुरू से लेकर के आखिरी तक के जितने पॉइंट अभी तक आपने पढ़े हैं बना लीजिए, इसको बना लीजिए। अगला लिख लीजिए। अब कुछ पॉइंट आप नोट करिए। पॉइंट नंबर 1 आपको लिखना है, किसी भी देश का संविधान, किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके जरिए पूरी राज्य व्यवस्था को, जिसके जरिए पूरी राज्य व्यवस्था को संचालित किया जाता है, पूरी राज्य व्यवस्था को संचालित किया जाता है, पूरी राज्य व्यवस्था को संचालित किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट इज सॉवरेंटी। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। भारत एक राज्य है जबकि भारत एक राज्य है जबकि तिब्बत नहीं, है ना। अंतर समझ जाएंगे क्यों है क्यों नहीं है। अब इसके बाद देखिए, तो जो अगला पॉइंट आपके लिए है, संविधान के प्रकार आपको हेडिंग बनानी है। संविधान के प्रकार, तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले जो हम लोगों का पहला प्रकार होगा वो होता है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। किसके आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। भाई जैसे संविधान बनेगा उस आधार पर भी तो हम संविधान को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी ऐसा कोई संविधान है जिसका निर्माण किसी संविधान सभा के जरिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए, संविधान सभा के जरिए अगर इसका निर्माण किया जा रहा है तो ये एक अलग प्रकार का हो जाएगा। दूसरा होगा कि अगर किसी संविधान का निर्माण प्रथा, समझते हैं प्रथा, ट्रेडिशन, प्रथाओं और परंपराओं को ध्यान में रख करके बनाया जाए तो उसमें क्या होगा, संविधान का एक अलग प्रकार हो जाएगा, होगा ना। तो अगर किसी भी संविधान का निर्माण संविधान सभा के जरिए बनाया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। बोलिए क्लियर या नहीं। इसको क्या बोलेंगे, लिखित संविधान। और इसके लिए क्या बोलेंगे, अलिखित संविधान बोला जाएगा। बात क्लियर हुई। अब यहां पर आप जरा बताइए कि कोई भी देश का अगर संविधान लिखित है तो इसका मतलब क्या होगा। लिखित का मतलब है कि इसका अधिकांश भाग क्या होगा, अधिकांश भाग कैसा होगा, लिखित होगा। और अगर कोई अलिखित है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अधिकांश भाग कैसा होगा, अधिकांश भाग कैसा होगा, अलिखित होगा। बात समझ रहे हैं ना जो कहना चाह रहा हूं। लिखित का मतलब
ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा का पूरा संविधान लिखित होगा, बल्कि क्या होगा, अधिकांश भाग कैसे होंगे, लिखित होंगे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि पूरी तरह से शुद्ध तरीके से हर एक प्रोविजन क्या रहेगा, लिखा रहेगा। मेरी बात समझ में आई। और अगर अलिखित की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, हर एक प्रावधान अलिखित नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसे प्रोविजन भी रहेंगे जो कि कैसे रहेंगे, लिखित रहेंगे, अलिखित रहेंगे। तो यहां पर दोनों का डिफरेंस समझ में आया। अब जो हमने यहां पर लिखा है संविधान सभा के जरिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारे देश के संविधान की अगर बात करते हैं, भारत का संविधान, तो भारत के संविधान के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। क्या बनाया गया था, संविधान सभा। और इस संविधान सभा के जरिए क्या किया गया, हमारे देश के संविधान को बनाया गया। सभा का मतलब क्या है, एक स्थान जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर काम करें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सभा बोलेंगे। और उस सभा का कोई न कोई एक उद्देश्य होता है, इसीलिए उसको आयोजित करी जाती है। तो अगर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया, तो वही क्या करेगी, संविधान सभा के जरिए बनने वाला जो संविधान होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। बात क्लियर। अब अगर कोई परंपरा चल रही है, कोई ट्रेडिशन चल रहा है, उसको फॉलो करके अगर हम किसी संविधान का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलिखित, यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। पहला अगर पूछा जाए कि लिखित संविधान कहां का है, किस देश का संविधान लिखित है, लिखित संविधान का सर्वोच्च या महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो होगा वो कहां का होगा, अमेरिका का संविधान। बात क्लियर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या होगा आंसर, अमेरिका का संविधान होगा। और अगर अलिखित की बात करेंगे तो ब्रिटेन का संविधान कैसा होगा, ब्रिटेन का संविधान कैसा होगा, तो वो हो जाएगा आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। दूसरा सवाल अब आपको पूछा जाएगा कि आखिर हमारे देश का संविधान कैसा है, भारत का संविधान कैसा होगा, भारत का संविधान कैसा होगा, कोई आइडिया हो तो बताइए। भारत का संविधान कैसा हो जाएगा, रिटन होगा या अनरिटन होगा, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, दोनों होगा। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अलिखित भी है और लिखित भी है। अब तो समझ गए ना बढ़िया से, लिखित भी होगा और अलिखित भी होगा। जैसे लिखित का मतलब है कि सारे प्रोविजन तो यहां पर लिखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि अलिखित है, जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री बनता है वो कहां का होता है, सामान्य तौर पर, सामान्यतः क्या होता है, उसको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, है ना। ये एक परंपरा के रूप में है, सामान्यतः लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है ना। तो ये बातें संविधान में लिखी नहीं गई हैं, है ना। तो यहां पर राज्यसभा का भी हो सकता है, ये कैसा प्रोविजन है, अलिखित टाइप का है। तो लिखित और अलिखित भारत के संदर्भ में अगर कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो तकरीबन सभी में आपको दोनों लगाना होगा। चाहे लिखित की बात करेंगे, अलिखित की बात करेंगे, तो भारत का संविधान कैसा, दोनों हो जाएगा। कठोर और लचीला पूछा जाए तो भारत का संविधान दोनों होगा। एकात्मक और संघात्मक पूछा जाए तो भारत का संविधान दोनों होगा, है ना। तो भारत के संदर्भ में हमेशा आपको दोनों लगाना होगा, लेकिन अलग अलग में आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ का संविधान किस तरीके से है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है। चलें आगे। अब दूसरा तरीका होता है संविधान को डिवाइड करने के लिए। दूसरा तरीका आपके सामने क्या हो जाएगा, अब इसके बाद में संविधान में संशोधन के आधार पर, यहां पर आप हेडिंग बनाएंगे संविधान में संशोधन के आधार पर। तो संविधान में संशोधन, संशोधन मतलब क्या होता है, करेक्शन करना है। तो संविधान में संशोधन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो संविधान में संशोधन के कौन से तरीके हो सकते हैं, बोलिए।
संविधान में संशोधन करने के कौन से तरीके हो सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन सा तरीका? एक को हम लोग क्या कहते हैं? कठोर तरीका, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? कठिन होता है। अब इसके अलावा दूसरा कौन सा होगा? लचीला। तो अब इसी के आधार पर आपके पास दो अलग अलग संविधान बन गए। एक को हम लोगों ने क्या कह दिया? कठोर संविधान कहा, और दूसरे को हमने क्या कह दिया? लचीला संविधान। एक को कठोर और दूसरे को क्या बोल दिए? लचीला संविधान। अब यहां पर जो हमने लिखा कि कठोर तरीका होगा, तो कठोर तरीके का मतलब क्या हो गया? कठोर तरीके का मतलब विशिष्ट बहुमत के जरिए। इसका मतलब क्या हो गया? विशिष्ट बहुमत के जरिए अगर संशोधन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कठोर संविधान कहेंगे। कभी कभी पर क्या होता है, विशेष बहुमत होने के साथ साथ में यहां पर राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है, तो ये क्या हो गया? और भी ज्यादा कठोर हो गया। अब विशेष बहुमत का मतलब क्या हो गया? विशेष बहुमत का मतलब हो गया कि जितने भी लोग आपको यहां पर उपलब्ध हैं, जितने भी लोग मत देने वाले होंगे। मत कहां पर दिया जाता है? तो जो असेंबली होती है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, तो सब लोग बैठते हैं एक साथ में, सारे सांसद, तो उसी में क्या होता है? किसी मुद्दे पर वोटिंग कराई जाती है। तो मत देने और उपस्थित जितने सदस्य होंगे उसका अगर 2/3 बहुमत मिले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विशेष बहुमत कहेंगे, है ना। अब कभी कभी और ज्यादा कठिन होता है, तो इसके अलावा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है, यानी कि राज्यों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या हो गया? और भी ज्यादा विशेष हो गया, और ज्यादा कठिन हो गया। बात क्लियर? बोलिए हाँ या ना। अब दूसरा तरीका आपके पास क्या है? लचीला। इसमें संशोधन करना आसान होता है। इसमें क्या होगा? संशोधन करना आसान होता है। संशोधन करना आसान होता है। आसान का मतलब क्या हो गया? साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत का मतलब क्या हो गया? 50% +1, यानी कि आधे से एक ज्यादा अगर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? साधारण बहुमत कहेंगे। तो साधारण बहुमत के जरिए अगर किसी संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लचीला संविधान कहेंगे, या इसी को क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाएगा? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर मैटर हो रहा है या नहीं? एग्जाम्पल दे दीजिए। सबसे ज्यादा कठोर कहां का होता है? बोलिए। अमेरिका का। और सबसे आसान कौन सा होता है? लचीला कहां का? ब्रिटेन का। अब भारत का कैसा हो जाएगा? भारत में दोनों हो जाएगा, कठोर भी होगा और लचीला भी होगा। ब्रिटेन के संविधान के बारे में एक कहावत कही जाती है, आपको भी सुनकर के मजा आएगा। तो ब्रिटेन का संविधान एक पुरुष को महिला नहीं बना सकता है और एक महिला को पुरुष नहीं बना सकता है, बाकी वो हर एक काम कर सकता है। इतना आसान है उसमें संशोधन करना, तो ये सारे काम उसके द्वारा किए जा सकते हैं। ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लचीला संविधान। अमेरिका का संविधान कैसा? कठोर संविधान। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रकार का संविधान हो जाएगा। बात क्लियर है? अब इसके बाद जो तीसरा तरीका हमारे पास होता है वो होता है सत्ता के विभाजन के आधार पर, सत्ता या शक्ति के विभाजन के आधार पर। सत्ता या शक्ति के
विभाजन के आधार पर। तो शक्तियों का बंटवारा किसके बीच में होता है? सेपरेशन ऑफ पावर किसके किसके बीच में होगा? तो यहां पर हमारे पास देखिए दो यूनिट होती है। कौन कौन सी? एक को हम लोग क्या कहते हैं? राज्य, यानी कि क्या हो गया यहां पर स्टेट, और दूसरा कौन सा होता है? केंद्र, यानी कि कौन सा हो जाएगा? सेंटर हो जाता है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों के विभाजन के आधार पर हमारे पास दो तरीके होते हैं। कौन कौन सा? एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक को हम लोग क्या कहते हैं यहां पर समझिए जरा। एक को हम लोग क्या कहेंगे? एकात्मक शासन। एक को क्या बोला जाएगा? एकात्मक शासन बोला जाएगा। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? संघात्मक। दूसरे को क्या बोला जाएगा? संघात्मक शासन व्यवस्था। और पहले वाले को क्या बोला जाएगा? एकात्मक शासन व्यवस्था। नाम तो समझ में आ गया। अब इससे एक आधार, एक तरीका भी आप लगा सकते हैं। एकात्मक का मतलब होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? सभी शक्तियां एक में या दो में? सभी शक्तियां एक में, मतलब क्या हो गया? केंद्र में। तो उसको क्या बोला जाएगा? एकात्मक बोलेंगे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। दूसरा क्या होता है? संघात्मक, यानी कि यहां पर क्या होगा? शक्तियों का बंटवारा होगा। शक्तियों का बंटवारा होगा किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में। अच्छा, ये जो आपने एक शब्द लिखा है ना संघ, इस संघ का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। संघ का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और जोड़ा तब जाता है जब दो अलग अलग रहते हैं, है ना। तो ये एक आइडिया लगाना है। अब एकात्मक है, तो यहां से भी आप समझ सकते हैं एकात्मक का मतलब एक में सभी शक्तियां हों, और संघात्मक का मतलब क्या होगा कि यहां पर केंद्र और राज्य दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाए। बात क्लियर है? तो भारत में क्या है? एकात्मक है या संघात्मक है? सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में दोनों होता है। अच्छा, जब एकात्मक होगा तो यहां पर ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? केंद्र होगा शक्तिशाली कि राज्य होगा? केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होगा। और अगर संघात्मक होगा तो दोनों के पास है ना शक्तियां, अपना अपना काम करने का पावर सबके पास है। तो राज्य का जो कार्य है वो राज्य अपना करेगा, केंद्र के पास जो है अपना वो केंद्र करेगा। लेकिन जहां पर एकात्मक या जब एकात्मक होता है तब शक्तियां किस में चली जाती हैं? केंद्र में चली जाती हैं। अब आपने बताया कि भारत का संविधान कैसा है? एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण यहां पर पाया जाता है ना। अब दूसरा एक सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान कैसा है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे? एकात्मक और संघात्मक दोनों है। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट कहा था, उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो सामान्य परिस्थिति में कैसा होगा? सामान्यतः कैसा होगा? तो ये संघात्मक होगा। सामान्यतः कैसे होगा? संघात्मक होगा। यानी कि सभी दिन कैसा रहेगा? संघात्मक रहेगा। यानी कि स्टेट और सेंटर के बीच में शक्तियों का डिवीजन पाया जाएगा। लेकिन आपातकाल के दौरान ये क्या हो जाएगा? एकात्मक हो जाएगा। कब? जब आपातकाल लगा होगा एकात्मक होगा। एकात्मक क्यों हो जाएगा? या आपातकाल क्या होता है? इमरजेंसी क्या होती है? इमरजेंसी का मतलब है कि जो हमारे यहाँ सामान्य कंडीशन में सामान्य टाइम पर चीजें चल रही थी वो अब उस जैसी बात नहीं रह गई है। यही तो मतलब हुआ ना। तो कुछ ना कुछ ये क्या है? ये अलग तरीके की बातें हैं।
जैसे देश में बाहर से आक्रमण हो जाए, है ना, कोई अगर बाहरी आक्रमण कर दे रहा है तो हमारे देश में तो सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये तो आपातकाल है। और आपातकाल के दौरान अगर केंद्र और राज्य दोनों के बीच में शक्तियों का डिवीजन रहेगा तो राज्य अपने हिसाब से करेगा काम, है ना, युद्ध करना होगा तो राज्य अपने हिसाब से करेगा, स्टेट पुलिस को लगा करके काम करेगा। लेकिन यहां पर पूरे देश की सुरक्षा करना ये केंद्र सरकार का दायित्व होता है। तो अब क्या होगा कि अब परिस्थितियां कैसे बनने लगेंगी, एकात्मक वाली, तब काम कर पाएंगे जब सभी पावर अपने पास रखेंगे, तभी तो ये काम कर पाएंगे ना भाई। पावर ही अगर नहीं है इनके पास, पावर तो आधा बढ़ गया है स्टेट के बीच में, आधा हमारे पास है, तो आधे पावर से तो काम कर किया नहीं जा सकता है। तो इसलिए क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। बात मेरी समझ में आई। सामान्य परिस्थितियों में शक्तियों का डिवीजन आप किए रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इमरजेंसी आ जाए तो उस दौरान क्या करना पड़ेगा, एक में रखना पड़ेगा। मालिक तब उस समय एक होना चाहिए, और वो कौन होता है, तो केंद्र सरकार होती है। बात क्लियर। अब अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, भारत का संविधान किस प्रकार से है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, एकात्मक और संघात्मक। ये क्या होगा, दोनों हो जाएगा। ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अब बताइए ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए या नहीं आए। ये हो गया। यहां पर हम लोगों ने बात किया था संविधान के अलग अलग प्रकारों के लिए। तो संविधान के अलग अलग प्रकारों में आपने क्या देखा, संविधान के कौन कौन से प्रकार हो गए। हमारे पास कुछ तरीके थे, जैसे निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अगर हम किसी संविधान का निर्माण संविधान सभा के जरिए करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटन। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 100% लिखा होगा, इसका मतलब है मैक्सिमम पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिटन फॉर्म। तो यहां पर क्या है, अधिकांश भाग कैसे होंगे, लिखित होंगे। एग्जाम्पल कौन सा होगा, अमेरिका का। प्रथाओं और परंपराओं के आधार पर अगर कोई संविधान है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अलिखित। और इसका मतलब है अधिकांश भाग कैसा होगा, अलिखित होगा। एग्जाम्पल आपके सामने क्या है, ब्रिटेन का। भारत के लिए क्या बताएंगे, दोनों बताएंगे, लिखित और अलिखित, ये दोनों हो जाएगा। इसके अलावा आपने देखा था, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, दूसरा तरीका था संविधान में संशोधन करने का तरीका। अगर हम बहुत आसानी से संविधान में संशोधन ना कर सके, यानी कि हमको विशेष बहुमत की जरूरत पड़े, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं, यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। और संविधान में संशोधन करना अगर बहुत आसान हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल कहेंगे, या इसी को हम लोग कहेंगे लचीला संविधान। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो लचीला संविधान में कौन रहेगा, ब्रिटेन रहेगा। और कठोर संविधान में एग्जाम्पल किसका देंगे आप, तो अमेरिका का देंगे। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में कठोर और लचीला दोनों प्रकार का संविधान आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम लोगों ने तीसरे पॉइंट की बात किया था, जिसमें क्या था, शक्तियों के विभाजन के आधार पर। तो शक्तियों के विभाजन के आधार पर भी हमारे पास दो प्रकार के संविधान हो गए, एक हो गया एकात्मक, दूसरा हो गया संघात्मक। एकात्मक संविधान का मतलब है, एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि सभी शक्तियां एक में निहित हो, अर्थात केंद्र में निहित होनी चाहिए। दूसरा तरीका क्या होगा, संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें शक्तियों का बंटवारा होगा, किसके बीच में, तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। अब भारत का संविधान कैसा है, तो एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार का होता है। और यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, अच्छा ये स्टेटमेंट कहा किसने है, तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा था, B.R. अंबेडकर ने कहा था। यह आपको ध्यान में रखना है। संविधान का पिता किसको कहा जाता है, और संविधान की माता किसको कहा जाता है, तो पिता और माता दोनों ही किसको कहा जाएगा, B.R. अंबेडकर के। माता सब लोगों ने नहीं कहा है, बल्कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम था के.वी. राव। तो के.वी. राव ने कहा था कि भारतीय संविधान का पिता ही नहीं बल्कि माता भी कहना उचित होगा, किसको, डॉक्टर B.R. अंबेडकर को। बात क्लियर रहेगी।
सामान्य तौर पर सभी लोग कहते हैं कि ये पिता है, लेकिन केवी राव ने कहा था नहीं, पिता ही नहीं बल्कि माता भी हैं। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने क्या एक स्टेटमेंट दिया था कि सामान्य तौर पर यह कैसा होता है, संघात्मक होता है, लेकिन अगर आपातकाल की जरूरत पड़ेगी तो उस दौरान ये कैसा हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगा। तो संघात्मक, एकात्मक, लिखित, अलिखित या इसके बाद में कठोर और लचीला, ये आपको 6 अलग अलग टाइप के संविधान मिलते हैं और इन सभी के बनाने, संविधान में संशोधन करने या फिर शक्तियों के विभाजन, ये सारे तरीके आपके होते हैं जिसके आधार पर आप संविधान को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहां तक की बातें समझ में आई? कंफर्म एकदम? चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।